भड़भूंजे की दुकान पर छोले लेने गए तो जिस रद्दी किताब के पेजेस फाड़ फाड़ करके वो छोले दे रहा है, तो वो तो एक पेज में उसने हमें छोले दे दिए। हम वहीं बैठ गए और उसकी जो किताब फालतू पड़ी है उसको उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया, और जब तक वहाँ से नहीं हिले, जब तक वो किताब ख़त्म नहीं कर दी। ये जो शौक़ था, इसने, मैं समझता हूँ कि हमारे में वो सारे संस्कार पैदा किए। बहुत पढ़ा, शरत को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा। हाँ, उससे पहले शुरुआत हमारी जासूसी उपन्यासों से ही हुई थी। जासूसी उपन्यास पढ़े, फिल्म संबंधी साहित्य पढ़ा, और जैसे जैसे समझ बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे पढ़ने का स्तर भी बदलता चला गया। सुभाष जी, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जब भी आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेते हैं, जिस चीज़ के अंदर आपको दिया जाता है, वो चाहे अखबार का हिस्सा हो, चाहे वो किताब का हिस्सा हो, तो ये पढ़ने का जो शौक़ बचपन से था, तो क्या ये ज़िंदगी में एक शुरुआत बनी, जिसको हम आज कह सकते हैं कि आज हम इस सोच पर आ गए कि हम एक आत्मकथा या जीवन कथा लिख सकें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पक्का ये मानता हूँ कि यदि ये साहित्य मेरे जीवन में ना आया होता तो मैं जो आज हूँ, अच्छा या बुरा, जो भी आज हूँ, मैं वो नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ साहित्य का कमाल था कि मैं पढ़ता चला गया। मेरे अंदर आदमी को समझने की, आदमी के मन के अंदर झांकने की, आदमी के एक्शंस के पीछे उसकी कारण को समझने की ललक पैदा हुई। जैसे ही साहित्यकार अपने चरित्र चित्रण, जो वो कैरेक्टर्स का वर्णन करते थे, मैं वो कैरेक्टर्स जो मुझे रोज़ाना की ज़िंदगी में मिलते थे, उनमें देखने की कोशिश करता था। तो ये जो मेरा एक प्रयास था, इसने मेरे अंदर संवेदना भी पैदा की, मेरे अंदर सहनशीलता भी पैदा की, और सबसे बड़ा जो एक चीज़ पैदा की, वो ये पैदा की कि जब भी मैं किसी अवगुण को देखता था, तो मुझे वो अवगुण फौरन ख्याल आता था कि इसका कारण क्या है, ये अवगुण इसमें क्यों आया, और क्या ये अवगुण इसी में है, मुझ में नहीं है। कहीं ना कहीं जब मुझे ये लगता था कि अवगुण तो सब में ही होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोथई दे उड़ाए। तो मेरे लिए तो थोथई उसके अवगुण, जिनको दुनिया समझती थी, वो होते थे, और जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं उसका ग्रहण कर लेता था। इसीलिए मेरी उससे दोस्ती होती थी, इसीलिए हम बातचीत करके एंजॉय करते थे। तो इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही। शरत को पढ़ा। शरत एक ऐसा लेखक जो कि बिल्कुल समाज के निम्न वर्ग, घृणित वर्ग, दलित वर्ग और जो भ्रष्ट लोग समझे जाते हैं, उनका चरित्र चित्रण करते हुए ऐसी ऐसी बातें सामने ला देता था, जिससे कि हमें उस व्यक्ति से प्यार होने लगे, उसके प्रति सहानुभूति होने लगे, और वो हमारी नज़रों में ऊंचा उठ जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक उपन्यास पढ़ा, नाना। उस उपन्यास में एक वेश्या का जिक्र है जी। और वो वेश्या अपनी उम्र के ढलते कगार पर खड़ी है, चल रही है। उसको काम मिलना बंद हो चुका है, उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, उसको हमेशा अपनी रोज़ी रोटी की चिंता रहती है, उसको बीमारियां भी हैं,
और वो उसका इलाज भी नहीं करा पाती। ऐसे अवस्था में उसके पास एक ऐसा कामातुर लड़का आता है जिसने कि अभी अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है, जो जवान भी पूरी तरह से नहीं हुआ, 14-15 साल का है जी। और वो इस मंशा से उसके पास आता है कि वो अपनी कामुक भूख को शांत कर सके। जी। लेकिन जब वो वेश्या उसको देखती है तो उसके मन में एकदम ख्याल आता है कि अरे तेरी तो आज की रोटी चल जाएगी, लेकिन तू तो इसकी ज़िंदगी, क्योंकि जो तुझे बीमारी है वो इसको छूत में दे देगी तो इसकी ज़िंदगी तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। और वो उसे समझा करके बुझा करके बिल्कुल अच्छी तरह से वापस भेज देती। अब आप बतलाइए कि उस वेश्या का चरित्र कितना ऊंचा है। बहुत बहुत ऊंचा चरित्र। तो इस तरह की जो समझ, इसी तरह शरत ने अपने उपन्यासों में जिक्र किया, इसी तरह प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में जिक्र किया। एक इसी तरह उपन्यास था यामा, वो प्रेमचंद जी ने उसका अनुवाद किया। जैनेन्द्र उस प्रेमचंद जी से जब मिलने जा रहे थे तो प्रेमचंद जी ने वो उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी को उनकी सम्मति जानने के लिए भेजा था कि आप इसे पढ़ करके देखो और फिर आप इसमें अपनी राय दो। और जब वो प्रेमचंद जी से मिले और प्रेमचंद जी ने उनसे उनकी राय के बारे में पूछा तो वो सिवाय रोने के एक भी शब्द नहीं बोल सके। और उनके रोने में ही उन्होंने अपनी वो प्रतिक्रिया बतला दी कि वो उपन्यास कितनी उच्च कोटि का था। सुभाष जी, आपने कई सारे विख्यात लेखकों का नाम लिया। आज हम इस लाइव शो में बात करेंगे उस आत्मकथा, जीवन कथा की जो आपने लिखी है। और जब हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारी सीख हमें किताबों से मिलती है और किताबें पढ़ना आज के दौर में बहुत कम हो गया है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी किताब का जो नाम रखा है उसमें आपने जोड़ा है जीना यहाँ मरना यहाँ। तो आप कृपया अपने किताब के बारे में, इस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल के बारे में बताएं और उसके बाद हम उस किताब के ऊपर कुछ प्रश्न लेंगे जिनसे मैं आपसे उत्तर चाहूँगा। भारत जी, सबसे पहले मैं इस किताब को लिखने की पृष्ठभूमि पर आपसे कुछ चर्चा और अपने श्रोताओं से करना चाहूँगा। मैं फिल्म संगीत का फैन हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि फिल्म के गीतकार जितनी मेहनत करके गीत को लिखते हैं जी। और उसके पश्चात जब म्यूजिशियंस उस पर धुन बनाते हैं और गायक उसको गाते हैं, उन सब की मेहनत एक एक शब्द पर लगती है जी। और जब उसकी पिक्चराइजेशन होती है तो इतने सारे इफेक्ट्स मिलकर के तब एक गाना बनता है जी। तो मैं समझता हूँ कि उस गाने में जितना विचार, जितनी खूबसूरती आ जाती है वो बड़ा मुश्किल है। तो एक गाना जो मुझे अब याद आ रहा है जी। और ये मुझे गाना इसलिए याद आ रहा है मेरे दोस्तों कि एक वक्त था, आज से लगभग 7-8 महीने पहले का, हमारे दादाजी की 50वीं पुण्यतिथि का अवसर था। ख्याल बना कि हम सबको मिलकर के उनकी जीवनी लिखनी चाहिए और हमारे परिवार में इस ख्याल को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया और हर आदमी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। मैं और मेरी एक भाभी हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल रही हैं, उन्होंने बल्कि खुद ऑफ़र किया था कि मैं इस काम में लगना चाहती हूँ और उन्होंने उस किताब को लिखा। फिर हम दोनों ने मिलकर के उसे एडिट किया जी। और वो किताब अच्छी बनी। मेरा बेटा आश्विन यहीं बैठा है और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि उसने उन गुणों को
जो मैं अपने समझता था साहित्य के और कला के प्रशंसा करने के समझ को मुझसे ज़्यादा बेहतरी से अपनाया जी। तो एक दिन ऐसे ही मुझे कहने लगा, पापा आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते। बात गई आई हो गई, मुझे लगा कोई इतनी सीरियसली इसने बात नहीं कही है, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं मन में लग गई और मैं लग गया इस बात को कि क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। बंसल जी, मैं आपको रोक लेता हूं। हम बात कर रहे हैं आपके बेटे के बारे में। हमारे पास एक कॉल आया है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हितेश शर्मा जी, आपका स्वागत इस रेडियो लाइव शो में। और आज आप हमारे मेहमान सुभाष जी से क्या पूछना चाह रहे हैं, आप कृपया पूछें। वो सुन रहे हैं और वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा सवाल ये है कि आपको जो इन्होंने बुक लिखी है, इसकी मेन प्रेरणा कहाँ से थी? लिखने की प्रेरणा मुझे जो मेरे दोस्त हितेश जी मिली, मेरे मन में ख्याल आया कि इंसान के मन में जैसे हमारे यहाँ होता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थ है इसका कि ब्रह्म मेरे में समाया है, पूरा ब्रह्मांड मेरे में है और मैं उस वैश्विक चेतना का एक हिस्सा हूँ जो कि न जाने कब से, जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा लाखों करोड़ों साल पहले, तब से चल रही है और आज तक जारी है। मैं उस वैश्विक चेतना का एक बहुत मामूली सा हिस्सा हूँ। तो मुझे ये मन में आया कि क्या मैं अपने आप को जान सकता हूँ, क्या मैं अपनी तलाश कर सकता हूँ। एक शेर मेरे दिमाग में आया था, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। तो ये जो खुद से बातचीत है, खुद को जानने की इच्छा है, ये मेरी किताब को लिखने की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। और जो ये सफ़र शुरू हुआ, जब प्रारंभ हुआ और जब मेरे दिमाग में आया, सोचा मैंने, और जैसे जैसे बढ़ता गया तो गालिब का शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मैं निकम्मा तो नहीं मानता अपने आप को कि फिर निकम्मा कर दिया, ऐसा नहीं मानता, लेकिन वो जो खुद की तलाश थी, खुद को जानने की इच्छा थी, वो इतनी बलवती होती चली गई और इतना मज़ा उसमें आने लगा कि मैं आपको बतलाऊं, मेरा जन्म 15 सितंबर 1946 में हुआ और 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई। उसके एक आध दिन के बाद ही शहर में एक शोक जुलूस निकला बहुत बड़ा। और आप ये सोच सुनकर के हैरान होंगे कि मैं जब अपनी स्मृतियों को पीछे खींचता चला गया तो मुझे धुंधली सी छवि उस जुलूस की भी आ गई, जबकि मेरी उम्र पूरी 2 साल नहीं हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकता बिल्कुल स्पष्ट, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी अपने अंदर उतरने की, मेरी अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश थी, वो वहाँ तक हुई। क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की कला उस वक्त सीखी जब वो अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि अगर वो कुछ हो सकता है तो भाई हम वहाँ गर्भ में तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक तो पहुँचने की कोशिश करें। और मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं अपने तलाश जो कि मैंने शुरू की, अभी उसका 5% हिस्सा भी कवर नहीं कर पाया। कम से कम 95% हिस्सा अभी ऐसा है जो अभी करना है। जी। ये तो परमात्मा पे निर्भर करता है कि वो कितना टाइम देता है। जी। लेकिन अगर समय मिला तो मैं करना चाहूँगा।
हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि इस 1 घंटे के शो में हम बहुत कुछ सुभाष जी से जानना चाहते हैं, पर मुझे आशा है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहिए और आगे आने वाले मिनट्स में हम बहुत जो जानकारी है उस जानकारी देना चाहेंगे जो सबके लिए यूजफुल होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हितेश जी अंबाला सिटी से और सुभाष जी से इन्होंने बात करी। सुभाष जी, आप बात कर रहे थे कि जब बेटे ने आपको प्रेरित किया तो आपने सोचा कि ये तो ऐसे ही है, पर हमेशा पेरेंट्स होने के नाते हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब बच्चे हमसे कोई भी चीज इम्बाइब करते हैं, ले लेते हैं जिंदगी में, और उसको हमें भी सीरियसली लेना पड़ता है। भारत जी, मुझे इस बात की खुशी है जब मैं अपने बच्चों को, अब देखिए मेरे भाई हैं जी, मेरे भाई मेरे से छोटे डॉक्टर रवि बंसल जी, जो कि मैंने बतलाया कि सोलो हॉबी पायलट थे, जिन्होंने पूरे विश्व का चक्कर लगाया अपने एक सिंगल इंजन प्लेन में जी। उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को एक बड़ी खूबसूरत किताब में पिरोया जी। मेरे उनसे छोटे भाई हैं श्री बृजमोहन बंसल, उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी, अपने रेमिनिसेंसेस लिखे फैमिली के बारे में। वो वैसे BA LLB हैं, उनकी BSc है, LLB की डिग्री है, और उनका जो सारा प्रोफेशन रहा है वो एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर के नाते या लेबर रिक्रूटमेंट का वो होता है। जब उन्होंने वो किताब लिखी मैं हैरान हो गया ये देख करके। कह रहे हम अपने आप को फन्ने खां समझते थे हिंदी के, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। इतनी खूबसूरत भाषा उन्होंने लिखी कि मज़ा आ गया पढ़ करके और बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। सुभाष जी, हम थोड़ा सा आगे चलें। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपके परिवार में अब आहिस्ता आहिस्ता किताबें लिखने का जो सिलसिला है वो जारी है, और क्या आप केवल किताबें लिखते हैं और पढ़ते हैं या गीत संगीत भी सुनते हैं? भारत जी, गीत संगीत तो आप ये देखिए कि मेरी तो आत्मा है जी। मैं तानसेन नहीं हूँ, कानसेन हूँ। मुझे सुनने का शौक है। हालांकि बचपन में ऐसा मौका मिला था, मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी जी। तो ये कहिए वक्त का वो कि वो नहीं चल सकी, लेकिन जो सुनने का शौक है, अब जैसे इस किताब का जो नाम है जी, जीना यहाँ मरना यहाँ, जी, जी। ये राज कपूर की पिक्चर का एक गीत है जिसको कि मैं राज कपूर को एक बहुत बड़ा कलाकार मानता हूँ। जो सुभाष जी, मैं फिर आपको रोक लेता हूँ, राजकुमार जी की बात करेंगे हम। एक कॉल हमारे पास आ रहा है। हेलो, स्वागत आपका रेडियो वितसा के लाइव शो में। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी। देखिए, कोशिश तो रहती है कि हर तरह के कैंसर का इलाज हो, लेकिन ना तो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं और ना इतनी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होती हैं कि हर तरह के कैंसर का इलाज हो सके। कोशिश ये रहती है, हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो हर संडे के लिए आते हैं, और हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि सप्ताह में 2 दिन के लिए आते हैं। तो ये जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इसकी जो सुविधा है वो तो हमारे यहाँ है, और बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अपने फन में माहिर हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो इसकी तीसरी एक ब्रांच है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत कॉस्टली है उसका सारा इक्विपमेंट, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। देखो, कोशिश है कि हो जाए और हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि मेरे साथी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं इस बारे में कि 12-15 करोड़ रुपए की ये सुविधा कहाँ से हो जाएगी। मैं सबको कहता हूँ भाई ये तो नहीं मैं बता सकता कहाँ से हो जाएगी, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी अंदर हंस फीलिंग कहती है कि वो दिन आएगा कि जब वो होगी।
जी रितिका जी, आपको आपके मैं यही कहना चाहूँगी कि सर आपको ऑल बेस्ट विशेस कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड मतलब आप जो भी चाहें वो आपको मिले। मेरी तरफ से एक यही विश रहेगी हमेशा। थैंक यू रितिका जी। कभी आप मिलने की कोशिश कीजिए, अगर कभी आप अम्बाला छावनी में रहती हैं। इतवार को हम वहाँ रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में ही होते हैं, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं वहीं होता हूँ। अगर कभी आप मिलने आएंगे तो बहुत हमें खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि हमारे एक और सहयोगी बढ़ गया। जी रितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कॉल किया इस रेडियो लाइव शो में और आप अम्बाला से बोल रही हैं। मैं आपसे रेडियो वितस्ता के लिए एक प्रश्न करना चाहूंगा। आप इस समय रेडियो वितस्ता अम्बाला कैंट के एक वेब एंड इंटरनेट रेडियो से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि जब अम्बाला से ही हमारी आवाज पूरे विश्व में जाती है? सर ये सीरियसली मतलब अम्बाला के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा अपना भी एक रेडियो चैनल और वो भी लाइक ऑनलाइन टाइप। जी जी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और आपने इसको साकार किया है। ऑल द बेस्ट यू टू फॉर योर फ्यूचर, मे यू गेट ऑल द एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सोच के मिलो कि तुम मुझसे आखिरी दफ़ा मिल रहे हो। जी मेरी मृत्यु के पश्चात कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं, कोई तुम्हारे को खबर नहीं देगा। मेरी इच्छा यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका अंतिम संस्कार हो जाए। और वो अंतिम संस्कार मेरा यही है कि मेरी देह दान कर दी जाए। और मैं कोई शोक सभा, कोई इस तरह की लॉडेटरी चीज़ कुछ नहीं चाहता। बिल्कुल चाहता हूँ कि सब कुछ उसी तरह से चला जाए कि पता ही ना लगे आया और गया, क्योंकि ना आया था कहीं से और ना गया। वो जब भी यहीं था, हम थे वहीं, हम हैं जहां। सुभाष जी, आपके अच्छे दिनों की हम कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि अभी जो आपने बीड़ा उठाया है, जिसकी आपने बहुत बड़ी नींव रखी है, और वो उसके लिए अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। इसके साथ जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। जो मैंने किताब पढ़ी उसमें आपने ये लिखा कि जब स्नेह जी का आप लोग इलाज करा रहे थे लुधियाना में, तो तकलीफ के दौरान कितना मुश्किल होता था। अम्बाला से लेके हमें इलाज करने के लिए जाना पड़ता था लुधियाना, और वो भी एक तरीके का तकलीफ ही होती थी उस बीमार को वहां तक ले जाने में और वापस ले आने में। तो मैं इसके साथ जुड़ा ये प्रश्न करना चाहूंगा, रोटरी हॉस्पिटल के साथ क्या नाता है? कैसे इतने बड़े विचार को अमली जामा पहनाया गया? भारत जी, मैं रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला जी के सभी सदस्यों पर मुझे बहुत फख्र है। रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला से मेरा नाता 1984 से है। हमारे यहाँ अलग अलग किस्म के सदस्य हैं। एक समाज सेवी हैं डॉक्टर जयदेव जी। जी, इनका नाम मैंने किताब में पढ़ा है, जिनको कि मैं आधुनिक ऋषि की संज्ञा देता हूँ। जी उनकी विजन, उनकी अंतर्दृष्टि बड़ी गजब की है। उनके लिए एक शेर मेरे दिमाग में हमेशा ही आता है, जी कांटा किसी को भी चुभे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वाह। तो जब ये हमने शुरू किया प्रोग्राम, तो हमारा शुरू हुआ था कि हम घर घर में कैंसर पेशेंट्स के यहाँ जाते थे जिनका पता लगता था कैंसर है, और उनसे बात करते थे, उनकी तकलीफ़ को जानने की कोशिश करते थे। लोग जैसे ही क्लब में आकर के चर्चा होती थी तो वो शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कैसे हुआ ये सब अविश्वसनीय है। जी डॉक्टर जयदेव जी जो मेरे गुरु हैं, जिन्हें मैं अपना मानस पिता मानता हूँ, वो तो कहते हैं कि दैवी प्रेरणा थी। आप ये देखिए कि जब ये ख्याल बना लिया रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला ने कि हमें कैंसर से रिलेटेड एक सेंटर, डिटेक्शन सेंटर अम्बाला में बनाना है, तो लोग अपने आप आए। 3-3 साल के लिए उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन कमिट कर दी। और उसके बाद डॉक्टर जयदेव जी ने मुझे बुला करके कहा कि सुभाष जी, इस काम को करना है। जी अगर इस काम को करते हैं हम, जी जी तो 8 साल तक 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मैं दूंगा। सुभाष जी, एक कॉल आ रहा है, हाँ, हम प्लीज। इसकी बात करेंगे। जी, स्वागत आपका इस रेडियो लाइव शो में। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? मैं सुषमा जेठली बोल रही हूँ गुड़गांव
जी जी, आपका स्वागत है। आप पूछिए सुभाष जी से, वो आपको सुन रहे हैं। सुषमा जेटली जी गुड़गांव से बोल रही हैं। हाँ जी सुषमा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैंने अम्बाला से ग्रेजुएशन किया है और मैं आपकी बेटी ऋचा गर्ग की क्लासमेट हूँ। जी। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे ये पीडीएफ मैंने पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मतलब आई कुड कीप इट डाउन। मैंने एक ही दिन में वो पूरी किताब पढ़ी और मुझे इतना अच्छा लगा जिस तरीके से अंकल ने अपने सारे अनुभव शेयर किए हैं, अपने दर्द को एक मिसाल बना दिया दूसरों के लिए कि कोई अगर इस दर्द से गुजर रहा है तो उसको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे डील कर सकते हैं, एक सबक की तरह लिख दिया, एक गाइडलाइन की तरह लिख दिया है जो आई फील इज अमेजिंग। बहुत कम लोग हैं जो अपने दर्द को इस तरह से दूसरों के लिए मिसाल बना पाते हैं। और अंकल से मैं तब तो नहीं मिल पाई थी जब मैं कॉलेज में थी, पर उसके बाद मतलब मेरा इतना मन था अंकल से बात करने का कि मैंने अंकल को कॉल किया, उनसे बात की। और जब ऋचा ने मुझे बताया कि अंकल का ये प्रोग्राम आ रहा है तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। आपके जो सोचने का तरीका है, जिस तरीके से आप हर चीज़ को परसीव करते हैं, इट्स सो अमेजिंग एंड सो पॉजिटिव कि हर किसी के लिए वो एक एनकरेजमेंट है कि वो आपसे सीखे कि गम तो आएंगे ही, लेकिन उसको हम दूसरों के साथ बात से कैसे कम कर सकते हैं, एक मिसाल बन सकते जी। हैं, अपना भी दर्द कम कर सकते हैं। तो जी। हैट्स ऑफ टू यू अंकल, यू आर सच अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बुक। सुषमा बेटा, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। जब मैंने ये किताब लिखी हाँ जी। तो मेरे मन में हर आदमी को शक रहता है, कोई भी चीज़ क्रिएट करे तो शक रहता है कि मेरी चीज़ कैसे बनी, क्या ये पढ़ी जाएगी, क्या इस लायक बनी कि लोग इसे पढ़ेंगे। आपकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया ऐसी थी कि जब मुझे मिला, आपकी प्रतिक्रिया मिली तो मेरे मन में ये विश्वास बना कि नहीं भाई, कुछ काम ठीक हुआ है। तो मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। शायद मैंने ऋचा से भी बात नहीं करी, या आपसे आज बात कर रहा हूं। बहुत कम किताबें ऐसी होती है कि आप उठाओ और उसको रखने का मन नहीं करता। सो थैंकफुल। इतनी पर्सनल चीजें उसमें शेयर किए बिना हिचक के कि मतलब समवेयर यू नो कोई ना कोई उस चीज से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है, क्योंकि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर आपने इतने खुले मन से हर चीज शेयर की है, चाहे वो अच्छी है, चाहे बुरी है, चाहे दर्दनाक है, तो वो कहीं ना कहीं हर कोई रिलेट करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड उसके अलावा जो आपका हिंदी पे पकड़ है, जिस तरीके से आप एक शब्द बोलते हैं और उससे पूरा मीनिंग करते हो जाता है, तो और बीच बीच में जो आपने शेरो शायरी की है उसको और एंजॉयबल बनाने के लिए, तो मुझे तो आपका तरीका, नजरिया और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो जो मुझे ठीक लगता है उसकी तो तारीफ बनती है। सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल टू यू। मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप मिलेंगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नहीं, अम्बाला अगर आऊंगी अब तो पक्का मिलूंगी आपसे, मतलब मन है बिल्कुल मिलने का। अगर नहीं, आप ज़रूर आएंगी, आप ज़रूर आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में। आप सुनते रहिएगा रेडियो वितस्ता सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हर रोज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुभाष जी, हमारे प्रोग्राम का समय पहले ही खत्म हो चुका है, पर हम इस प्रोग्राम को अभी जारी रखेंगे क्योंकि अभी जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हमारे पास समय की सीमा नहीं है और मैं कोशिश करूंगा कि अभी 15-20 मिनट इस कार्यक्रम को मैं जारी रखूं, क्योंकि हमारे साथ जितने भी लोग इस समय पूरे विश्व में सुन रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो आपने इतनी सारी मेहनत की है रेडियो वितस्ता के माध्यम से, आपकी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। इस किताब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक जगह पे आपने लिखा है, गम दे या खुशी तुझे इख्तियार है, गम दे या खुशी तुझे इख्तियार है, हम बेनियाज हो गए हैं दामन पसार के। तो ये जो आपने लिखा है ये बहुत ही दिल की गहराई तक पहुंच जाती है ये बात। तो ये क्या है और इसका क्या अर्थ है? भारत जी,
जब मेरी पत्नी को ये बीमारी हुई और पता लगा, जी तो मैंने इस किताब में भी लिखा है, जी हम सबको बहुत चिंता थी जी कि बीमारी बड़ी छोटी उम्र में हो गई, जी कच्ची गृहस्थी है, कैसे चलेगा, जी क्या होगा। जी लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के चेहरे को देखता था तो मुझे लगता था, अरे ये सारी जो हलचल है ये हम में हो रही है, ये तो बेचारी बिल्कुल शांत है, जी ये तो मुस्कुरा रही है। मैं उसे कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास चलो, तो कहती चलेंगे, पहले ये काम तो कर लें, घर का चाहे बच्चों घर का, कोई सा भी। बच्चों का ये काम तो कर लें, चल पड़ेंगे। तुम्हें तो एकदम ऐसी वो हो जाती है, मैं इसीलिए आपसे तो शेयर नहीं करती। अब शेयर कर लिया तो आपने यही वो लगा लिया। जी और उसके बाद जब भी कोई बात होती थी कि मुझे तो देखो कुछ पता नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जो करेंगे ठीक करेंगे, आप जाने, ये मेरे दिमाग पे चिंता मत डालो। जी तो फिर ये शेर का मायना कि तू, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास कि तू गम दे या खुशी, तुझे इख्तियार है। हम बेनियाज हो गए, हमने दामन पसार लिया, जी जी हम तो बेफिक्र हो जी। गए। अब ये तेरे पर निर्भर है कि तू क्या दे। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को आप क्या नहीं देना चाहेंगे? जी जी क्या नहीं देना सब कुछ देना चाहिए, और आपने सब कुछ दिया भी है। इवन मैं ये कहूँ कि आपने पूरा जीवन दिया है उनको भी, और पूरे समाज को आप दे रहे हैं। और इसके साथ ही जुड़ा एक सवाल मैं पूछने से पहले मैं ये प्रार्थना करता हूँ अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और वो हमेशा खुश रहे। जो भी कार्य आप उनके लिए और उनके जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस किताब में आपने एक चैप्टर में लिखा है अम्बाला में कैंसर अस्पताल का बीजारोपण। तो ये जो बीजारोपण, ये जो सोच है, ये कैसे बनी? और जैसे आपने डॉक्टर जयदेव जी का नाम लिया और उन्होंने आपको बहुत सारा सपोर्ट किया इसमें, और जो रोटरी के बाकी सदस्य थे, तो किस तरीके से ये संभव हो पाया कि आज हजारों लोग रोटरी हॉस्पिटल में जाते हैं? और क्या मन में भाव आता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है? इसके साथ में आपसे आपका प्रश्न, आपका उत्तर लेने से पहले मैं ये जरूर कहूँ, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके जो भाई साहब है डॉक्टर रवि जी, उनको हमने स्टूडियो में बुलाया और हमने उनसे बात की, और वो भी कैंसर अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में गए, और रोटरी हॉस्पिटल के लिए उन्होंने मॉनिटरली बहुत सपोर्ट किया, और वो प्रोग्राम भी हजारों लाखों लोगों ने सुना है रेडियो वितस्ता पर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो बीजारोपण है ये किस तरीके से संपन्न हुआ? ये भारत जी, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस मौके पर, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जी अपनी पत्नी के ट्रीटिंग फिजिशियन जी डॉक्टर रमन अरोड़ा को। हाँ, वो ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं लुधियाना में जी, और बहुत ही नेक और बहुत ही सेवा भावी व्यक्ति हैं। उनसे हमारी बात होती थी, और जब हम उनसे जिक्र कहते थे वो हमेशा हमें सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। तो जब उनसे मैंने कहा कि हम कुछ क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि देखिए, अगर आप ये सोचें कि आप अस्पताल कैंसर के चला लोगे तो बहुत खर्च का काम है, बहुत जी। मुश्किल काम है। जी मैं आपको ये राय दूंगा कि आप तो कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के बारे में जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें वो काम जी। कीजिए। चाहे आप इश्तिहार बांटिए, चाहे लोगों से बात कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। क्योंकि अगर कैंसर की डिटेक्शन ठीक टाइम पर हो गई तो इलाज निश्चित होता है, कम तकलीफ वाला होता है और कम खर्चीला होता है। वो हमें गाइड करते रहे। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अच्छा जी हम ये काम शुरू करते हैं, तो अब ऐसे हम किसी को कहेंगे कि हम आपको कैंसर के बारे में उस वक्त ये स्थिति थी कि किसी के आगे नाम लेते थे कैंसर का तो दोनों कान पकड़ करके कहता था, भाई साहब आज तो आपने नाम ले दिया, आगे से हमारे सामने नाम ना लेना। उन्हें लगता था कि कैंसर का नाम सुनते ही ये शायद वो हो जाएगी। तो मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोगों को ये कहें कि भाई आप आकर के अपनी जांच करवाइए, ये लक्षण अगर आपको हैं आप अपनी जांच करवाइए, मुफ्त जांच होगी आपकी, और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम खर्च में इलाज हो। वो
अपने साथ 8 एक्सपर्ट्स कैंसर के उनकी टीम लेकर के अंबाला आए और यहाँ आकर के उन्होंने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया। रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के सभी सदस्यों ने, ख़ास तौर पर उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट होते थे कैप्टन पीसी जैन साहब जी, उनके नेतृत्व में पूरा रोटरी क्लब सक्रिय हुआ और बहुत अच्छा कैंप लगा। 350 लोगों ने अपनी जांच कराई। 7 लोग उसमें कैंसर के पॉजिटिव केसेस पाए गए। बाद में बातचीत करके ओसवाल हॉस्पिटल से उनसे रियायती दरों पर उन मरीजों का इलाज कराया गया जी। तो जब वो कैंप लगा और उसके बाद एक बाकायदा मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बात कही। मेरी पत्नी स्नेह बंसल जो उस वक्त अपना इलाज करा रही थी, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने मंच पर जाकर के खुलेआम कहा कि मैं कैंसर की मरीज हूं, मेरा इलाज आजकल कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना से चल रहा है और मैं आपके सामने जो बात करने का साहस कर पा रही हूं ये उस इलाज का ही प्रभाव है। तो भाइयों, कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। तो उस वक्त मैं समझता हूं कि वो जो प्रोग्राम था उसकी वजह से कैंसर के प्रति हमारे क्लब में, हमारे शहर में अवेयरनेस बढ़ी और लोगों को महसूस हुआ कि वाकई यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से वो लोग साथ आते गए और बीजारोपण हुआ। आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि वो उन्होंने खुद स्टेज पे जाके ये कहा कि मैं कैंसर रोगी हूँ और आप इसके साथ लड़िए, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुशी इस बात की है कि वेब थिएटर ग्रुप अंबाला ने भी आप लोगों के साथ सहयोग से हमने एक नुक्कड़ सीरीज की थी जिसका हमने शीर्षक दिया था कैंसर जानलेवा है पर ला इलाज नहीं। तो जैसे उसमें हमने बात बताई थी वही बात आप कह रहे हैं और वही बात स्नेह जी ने स्टेज पे जाके बताई। आपने एक दिन में 5 जगह डिफरेंट शोज किए थे उस नाटक के। बड़ा मुश्किल काम था। पूरी टीम को अपनी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, आखिरी जग्गी सिटी सेंटर में हमारा शो हुआ था और बड़ा कामयाब शो रहा था और उससे बड़ा हौसला हुआ जी। और वाकई आपका एक इतनी बड़ी योगदान है। मैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।